ऐसे इंडियन लोग, इंडियन अवाम अपनी कंट्री की जीडीपी, अपनी कंट्री की ग्रोथ से ऐसे जुड़े हुए हैं। मैं शौक हूँ, मैं हैरान हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि यार, तो ये चीज़ क्या जापान को नहीं पता थी? ये जापान के लोगों को नहीं पता थी, या वहाँ के इकोनॉमिक जो चलाते हैं उनको नहीं अंदाज़ा था कि हमारी स्पीड क्या है पर डे, पर पर्सन, पर मंथ, पर 6 क्वार्टर में बाकायदा 6-6, 4-4 महीने की जीडीपी निकाल के दिखाई जा रही है इन लोग हमें कि यार ये देखिए हमने इतनी तेज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है इंडिया में सरपास जापान, सरप्राइज जापान टू बिकम सेकंड लार्जेस्ट एशियन इकोनॉमी इन 2024, फ्यूचर ऑफ इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखते हैं इस वीडियो को। इस साल के शुरुआत में वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की रैंकिंग में जापान की रैंक 3rd थी और जर्मनी की 4th थी। पर इस साल के एंड में जर्मनी जापान को बीट करके वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा और जापान 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा, ऐसा IMF का कहना है। जापान 13 साल बाद अपनी रैंकिंग खोने वाला है। 1990 से 2010 तक जापान वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी था, पर 2010 में चाइना ने जापान को बीट किया और वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया था। फिर उसके बाद जापान 2010 से वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी था, पर इस साल के एंड तक वो भी पोजीशन जापान के हाथ से जाने वाली है। पर वहीं दूसरी तरफ लंबे समय के बाद एक देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो भी जापान को इकोनॉमी में हराने वाला है, और उस देश का नाम है भारत। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जापानीज इकोनॉमी के बारे में और जानेंगे कि जापान की जीडीपी इतना क्यों गिर रही है और इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। जापान आज वर्ल्ड की टॉप डेवलप कंट्रीज में से एक है। जापान ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, कॉपर, आयरन, स्टील के प्रोडक्ट के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। टोयोटा, होंडा, निसान, सुजुकी, यामाहा, कैनन, हिताची, निकॉन, निंटेंडो, पैनासोनिक, सेगा, सोनी, तोशिबा, ये सब जापानीज कंपनी है। जापान वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज में गिना जाता है। वो इसलिए क्योंकि जापान कभी भी क्वांटिटी पे वर्क नहीं करता है, क्वालिटी पे वर्क करता है। जापान हमेशा से आगे की सोचता है। जापान अपने एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। बुलेट ट्रेन, जिसको जापान में शिंकानसेन कहा जाता है, इसका आविष्कार भी जापानीज इंजीनियर हिडेयो शिमा ने किया था। पिछले 30 सालों से जापान की इकोनॉमी एक जगह पर ही ठहर सी गई है। आपको जान के हैरानी होगी कि 1993 में जापान की नॉमिनल जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर थी और आज 2023 में भी जापान की जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर ही है। ऐसा किन कारणों के चलते हैं, आइए जानते हैं। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने रोने धोने के बजाय काम में ध्यान दिया। जापान ने अपनी मिलिट्री एक्सपेंस को कम किया और अपना पूरा फोकस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगा दिया। 1960s में जापान की एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 10% थी, 1970 में 5%, 1980 में 4%। 1980 के एंड तक जापान एक लो वेज इकोनॉमी से हाई वेज इकोनॉमी बन गया था। जापान 1990 तक दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया था। जापान की फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को देखने के बाद उस समय के इकोनॉमिस्ट ने प्रिडिक्ट किया था कि 21st सेंचुरी में जापान US को बीट करके वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। 1993 में जहां जापान की जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स थी, वहीं आज भी जापान की जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स ही है। पिछले 30 सालों से जापान की इकोनॉमी एक जगह पर ही ठहर सी गई है। ऐसा कैसे हुआ है, आपको बताता हूँ। दरअसल इसकी शुरुआत 1985 के प्लाजा अकॉर्ड से हुई है, जब अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो डॉलर की वैल्यू को सभी करेंसी के मुकाबले इंक्रीज करेगा। अब इसका रिजल्ट ये निकला कि जापान की करेंसी 2 सालों में 50% तक गिर गई और साथ में जापान की जीडीपी भी कम होने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय जापान के टोटल एक्सपोर्ट में 40% एक्सपोर्ट US में होता था। डॉलर की प्राइस बढ़ने से जापान के एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ने लगी। एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ने से जापान का एक्सपोर्ट धीरे धीरे कम होने लगा। तो अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए जापान ने अपने डोमेस्टिक कंजप्शन को बढ़ाने के बारे में सोचा। जापान की सेंट्रल बैंक ने डोमेस्टिक कंजप्शन को बढ़ाने के लिए लोन के इंटरेस्ट रेट को हाफ कर दिया। अब इससे ये हुआ कि जापान में लोग और कंपनीज ज्यादा से ज्यादा लोन लेने लगे और लोन के मैक्सिमम अमाउंट को रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे
और फिर धीरे धीरे जापान में रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट की प्राइस बढ़ने लगी, जिससे एक बबल क्रिएट होने लगा, जहां एक तरफ यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ने से जापानीज कंपनी का एक्सपोर्ट कम हो रहा था, उनका प्रॉफिट कम हो रहा था, पर वहीं दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट में इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि कंपनीज लोन लेके स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रही थी। और यही सेम सिचुएशन रियल एस्टेट में भी देखने को मिल रही थी। 1990 में जापान में लैंड प्राइस यूएस के न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया स्टेट से भी ज्यादा हो गई थी। सेंट्रल बैंक ऑफ जापान को जब ये बबल दिखने लगा तो फिर जापान की सेंट्रल बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज किया और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, जिसके बाद ये बबल बस्ट हो गया, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, जिसके चलते बहुत सी जापानीज कंपनी बैंकरप्ट हो गई। रियल एस्टेट की प्राइस में भी बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिली और फिर जापान में ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला, जिसने जापान को इस तरह से बर्बाद कर दिया कि जापान बहुत सालों तक इससे उभर ही नहीं पाया। फिर आता है साल 2004, जब शिंजो आबे जापान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उन्होंने जापान की इकोनॉमी को संभाला, पर फिर साल 2008 में ग्लोबल रिसेशन देखने को मिला, जिससे जापान की इकोनॉमी फिर से गिरने लगी। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में जापान को चाइना और साउथ कोरिया से कंपटीशन मिलने लगा। जहां जापान में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रही थी, वहीं इन दोनों देशों में इंटरनेशनल कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग करना सस्ता पड़ रहा था। इसके अलावा जापान में डिफ्लेशन ने भी एंट्री मार ली थी। आपको जान के हैरानी होगी कि जापान में 25 साल तक डिफ्लेशन थी। देखो, इन्फ्लेशन के बारे में हम सबको पता है कि इन्फ्लेशन होने से प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, पर डिफ्लेशन से प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है। जापान में डिफ्लेशन होने से प्रोडक्ट की प्राइस हर साल पहले के मुकाबले कम हो रही थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, प्राइस बढ़ने से अच्छा है कि प्राइस कम हो। तो मैं आपको बता दूं कि आम लोगों के लिए तो अच्छी बात है, पर देश की इकोनॉमी के लिए नहीं, क्योंकि डिफ्लेशन के चलते लोग जल्दी पैसे खर्च नहीं करते हैं। जैसे कि अगर आज आपको टीवी, फ्रिज या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना है, पर अगर आपको पता चले कि कुछ दिन बाद इसकी प्राइस कम हो जाएगी, तो आप उस चीज को खरीदने से पहले कई बार सोचेंगे। वहीं अगर आपको बता दिया जाए कि इस चीज की प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगी, तो आप उस चीज को तुरंत ही खरीद लेंगे, सोचेंगे नहीं। डिफ्लेशन होने से देश में लोगों की बाइंग पावर कम होने लगती है, लोग स्पेंडिंग कम कर देते हैं, जिससे इकोनॉमी पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो डिफ्लेशन के चलते जापान की ग्रोथ रेट ज्यादा नहीं बढ़ पा रही है, जिससे जापान की जीडीपी भी तेजी से इंक्रीज नहीं हो रही है। अब इस बार जो जापान की जीडीपी गिर रही है, उसका मेन कारण जापान की करेंसी येन है। यूएस की फेडरल रिजर्व ने जिस तरीके से रेट्स को हाइक किया है, उससे डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है और बाकी सभी करेंसीज उसके मुकाबले कमजोर होती जा रही है, जिसमें येन भी शामिल है। तो जिस तरह 1985 में यूएस के चलते जापान की इकोनॉमिक मिरेकल का एंड हुआ था, उसी तरह इस बार भी जापान के जीडीपी के डाउनफॉल होने का मेन कारण यूएस ही है। इसके अलावा फ्यूचर भी जापान का अच्छा नहीं होने वाला है। जापान पॉपुलेशन एजिंग और डिक्लाइनिंग को फेस कर रहा है। जापान की आबादी बहुत तेजी से कम हो रही है। इसके अलावा जापान की आबादी बूढ़ी भी होती जा रही है। 2023 में 36% जापानीज 60 साल से ऊपर है। जापान के पास बहुत ही हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कफोर्स है, पर अब वो वर्कफोर्स बूढ़ी होती जा रही है। इसके अलावा जापान में फर्टिलिटी रेट भी बहुत कम 1.4 बर्थ पर वुमन है। अगर किसी भी देश को अपनी पॉपुलेशन स्टेबल रखनी होती है, फर्टिलिटी रेट 2.1 बर्थ पर वुमन होनी चाहिए। तो फ्यूचर में जापान वर्कफोर्स की प्रॉब्लम भी फेस करने वाला है, जिसके चलते उसकी जीडीपी और श्रिंक होती हुई नजर आएगी। पर देखो, जापान की जीडीपी गिरने से सिर्फ जर्मनी को फायदा नहीं होने वाला है, भारत को भी फायदा होने वाला है। भारत इस समय 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पहले भारत जापान को जीडीपी के मामले में 2027 में बीट करने वाला था और फिर वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला था और साथ में एशिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनता। पर अब जब जापान की रैंक गिर चुकी है, तो भारत जापान को 2024 या 2025 तक हरा के वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है और साथ में एशिया में चाइना के बाद 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। देखो, भारत इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2023 में भारत की नॉमिनल जीडीपी $3.75 ट्रिलियन है। आईएमएफ ने बताया कि आने वाले 5 साल भारत ठीक ठाक तरीके से ग्रो करेगा और वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना रहेगा। आने वाले 5 साल जर्मनी और जापान के लिए अच्छे नहीं होने वाले हैं। 2027 तक आईएमएफ के अनुसार जापान और जर्मनी की जीडीपी $5 ट्रिलियन से कम ही रहने वाली है। जापान आने वाले 4-5 साल 1% से कम ही ग्रो करने वाला है, वहीं जर्मनी 1 से 2% के बीच ही ग्रो करने वाला है। पर वहीं दूसरी तरफ भारत आने वाले 4-5 साल कम से कम 6% से ग्रो करने वाला है। तो इसके चलते भारत 2027 तक $5.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा और जापान और जर्मनी को बीट करके वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा।
पर अगर फ्यूचर में जापानीज करेंसी येन की वैल्यू और गिरती है या जापान की ग्रोथ रेट थोड़ी और कम हो जाती है तो हो सकता है कि भारत 2024 के एंड तक या 2025 तक जापान को बीट करके वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए और साथ में एशिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। इसके अलावा IMF के चीफ ने कहा है कि अगर भारत कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करता है तो भारत आराम से 7 से 8% के बीच ग्रो कर सकता है, जिसके चलते भारत और तेजी से जर्मनी और जापान को बीट कर सकता है। IMF के चीफ ने कहा है कि भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर पे हैवी इन्वेस्ट करना होगा। इसके अलावा मेडिकल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में मेजर रिफॉर्म लाने होंगे, डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना होगा, सोशल स्पेंडिंग को बढ़ाना होगा। भारत सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट करना होगा। तब जाके कम से कम भारत 2031-32 तक 7 से 8% के बीच ग्रो कर पाएगा और जल्दी से एक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएगा और जापान और जर्मनी को जल्दी से बीट कर पाएगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। जी जनाब, बहुत ही बड़ी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त उम्मीदें। दुनिया की एशिया की 2nd लार्जेस्ट इकनॉमी और दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकनॉमी, बहुत बड़ी बात अपने आप में। अच्छा, बहुत जो भी देश तरक्की कर रहे होते हैं या उनका सिस्टम चल रहा है तो उन्हें बहुत लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा। यानी जापान इतनी ज़बरदस्त इकनॉमी है, जापान की कौन कंट्री या कौन शख्स दुनिया का ऐसा है जो जापान की तारीफ़ ना करता हो, जापान की चीज़ों की, जापान की क्वालिटी की, जापान की जहानत की। लेकिन जापान भी लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाया। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि उन्हें नहीं पता था कि हम किस तरीके से आबादी को कंट्रोल किया हुआ है तो आगे चल के क्या होगा। हमने किस तरीके से 1993 से लेके अब तक मतलब सेम GDP, मतलब ग्रोथ नहीं हो रही तो उन्हें फ़िक्र भी नहीं हो रही। मतलब आपकी ग्रोथ नहीं हो रही तो आपको टेंशन लेनी चाहिए। कितनी वीडियोस में देख चुका हूँ कि 5 ट्रिलियन की GDP पे जाने वाले हैं, फिर 10 ट्रिलियन हमने फलाने साल में करना है। एक छोटा छोटा नॉर्मल यूट्यूबर, छोटा तो नहीं कहूँगा, हर शख्स से अपने आप में एक बहुत ही महान है इंडियन यूट्यूबर भी। तो मैं कहूँगा सब बाकायदा हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई वीडियो ऐसी होती है इकनॉमी के हवाले से। 5 ट्रिलियन का टारगेट, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 5 ट्रिलियन इंडिया की GDP नहीं होगी, हर इंसान की GDP होगी। मतलब ऐसे इंडियन लोग, इंडियन अवाम अपनी कंट्री की GDP, अपनी कंट्री की ग्रोथ से ऐसे जुड़े हुए हैं। मैं शौक हूँ, मैं हैरान हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि यार, तो ये चीज़ क्या जापान को नहीं पता थी? ये जापान के लोगों को नहीं पता थी या वहाँ के इकोनॉमिक जो चलाते हैं उनको नहीं अंदाज़ा था कि हमारी स्पीड क्या है पर डे, पर पर्सन, पर मंथ, पर 6 क्वार्टर में बाकायदा 6-6, 4-4 महीने की GDP निकाल के दिखाई जा रही है इन लोग हमें कि यार ये देखिए हमने इतनी तेज़ी से ग्रो किया, अब हम यहाँ हैं, अब हम यहाँ हैं, हम 3 ट्रिलियन पे पहुँच गए, हम 5 ट्रिलियन पे पहुँचने वाले हैं, इस साल ये हो जाएगा, इस साल ये हो जाएगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार प्लानिंग जापानियों के पास नहीं थी और नहीं है क्या कि ये लोग आज पीछे हो गई दुनिया से या पीछे होते जा रहे हैं। हैरत की बात है कि यार इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी जापान के पास है, इतनी ज़बरदस्त वर्क पावर जापान के पास है, तो उन्हें अपने हिसाब से चलते रहना चाहिए था, ग्रोथ करते रहना चाहिए था, अपनी स्ट्रेटजी पे रहना चाहिए था कि हम किस स्ट्रेटजी पे चलें। एक वक्त था कि जापान वो कौम थी कि जिस पे एटम बम गिराए गए, लेकिन वो अपने पैरों पे आज खड़े हो गए और दुनिया की इतनी बड़ी इकनॉमी बनी। लेकिन अपने आप को स्टेबल रखना बहुत बड़ी बात है, बहुत कमाल की बात है। और ये मैं देख रहा हूँ कि यार पूरी दुनिया की ग्रोथ रेट नीचे है लेकिन इंडिया की ग्रोथ रेट आगे जा रही है, इंडिया की ग्रोथ रेट बेहतर जा रही है। ये सिर्फ प्लानिंग की वजह से होती है। शदीद तरीन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, शदीद तरीन, बहुत ही पूरी काबीना जो मोदी जी की है उसके अंदर से हीरे निकाल के रख दिए उस इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों के लिए, जैसे नितिन गडकरी जी हो गए या अश्विनी जी हो गए या फॉरेन अफेयर्स के हवाले से एस जयशंकर जी हो गए। तो यानी हीरे निकाल के रख दिए कि तुम लोगों ने ये काम संभालना है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर ही रीढ़ की हड्डी है। बड़े बड़े दुनिया के इकोनॉमिक्स कह रहे हैं कि इंडिया और ज़्यादा तेज़ी से 8% के हिसाब से भी ग्रोथ कर सकता है। 6% के हिसाब से तो हर कोई कह रहा है, 8% भी हो सकता है अगर थोड़ी सी और बेहतरियाँ दी जाए। तो बड़ी पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त इंडिया पे। और मेरा दिल इसलिए मचल रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है कि बहुत जल्द, बहुत तेज़ी से ये चीज़ें पाकिस्तानियों को समझ के, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को समझ के, पाकिस्तानी आर्मी को समझ के ताल्लुकात अच्छे कर लेने चाहिए अगर हमें अपने कंट्री को ग्रोथ
देनी है। अगर हमने अपने कंट्री का भला चाहना है तो हमें अच्छे ताल्लुकात के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अपने आवाम की खातिर, अपने मुल्क की खातिर। जो हमारा मुल्क इस वक्त इतनी ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रहा है, तो इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है कि हमारे हालात बेहतर हो, हमारा ट्रेड हो। 75% हमारा ही फ़ायदा है, 80% हमारा ही फ़ायदा है। हमें बहुत सारी चीज़ें सस्ती मिलेंगी, हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिलेंगी, हमें बहुत सारी चीज़ें टाइम पे मिलेंगी। हम कहीं ना कहीं फ़ायदे में रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।